ठीक है, तो हम लोग आगे का देखते हैं। जो होमवर्क दिए थे उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास यानी मंडे को क्लास रहा तो उसमें डिस्कस कर लेंगे, और आगे का भी अगर देख के बता देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हो। तो हम लोग कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन देख रहे थे, और उसमें हम लोग डिफरेंट चीजें लिखना सीखे थे कि अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को कैसे कंसिडर करेंगे, एक्सेलरेशन को कैसे कंसिडर करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, लिनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कैसे हम किसी एक्सिस के अबाउट लिख सकते हैं। तो सब कुछ देखे थे, तो उन्हीं सबसे रिलेटेड हमारा क्वेश्चंस होगा। जैसे कि हम लोग कोलिजन पढ़े थे, तो कोलिजन में इन्हीं सब चीज का जरूरत था, तो वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, कोलिजन का क्वेश्चन है। फर्स्ट है कि एक हॉरिजेंटल प्लेन है, ठीक है, हॉरिजेंटल प्लेन पे ही है, ठीक है ना, हॉरिजेंटल टेबल या कहीं भी एक ऐसा स्टिक रखा हुआ है, ठीक है ना, कि रॉड शेप का है, स्टिक है, जिसका मास है m, लेंथ है l, और कोलिजन जो है e है उसका रेस्टिट्यूशन। बोला जा रहा है कि एक बॉल है, ठीक है, वो इस लाइन के क्रॉस ऐसा मूव कर रहे हैं। m इसका मास है, इसका कैपिटल M कर देते हैं। ये v नॉट स्पीड से जाके टकरा रहा है, ठीक है। कैसे ले रहे हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, इसका लेंथ L है, M मास है, ऐसे जाके एंड पे टकरा रहा है, ठीक है। तो टक्कर के बाद सबका वेलोसिटी ओमेगा क्या होगा? तो सबसे पहले क्वेश्चन को रियलाइज करते हैं कि आखिर होगा क्या। ये बॉल है, स्टिक है, स्टिक ऐसे अगर रखा हुआ है, सरफेस फ्रिक्शनलेस है, कुछ भी नहीं कहा है, तो फ्रिक्शन रहे बहुत कम ही क्वेश्चंस में मिलेंगे हमको। तो यहाँ पे अगर हम एम मास का जो बॉल है वो जाके इस एंड पे टकरा रहा है जो गिवन एंड है, तो क्या होगा टक्कर के बाद? अगर हम सोचे तो क्या होगा? तो ध्यान से अगर हम रियलाइज करें तो यही हो रहा है कि बॉल जा रहा है, टकराएगा, टकराने के बाद जस्ट आफ्टर कोलिजन की अगर हम बात करें तो ये रॉड है और ये बॉल है। जस्ट आफ्टर कोलिजन के बाद हो सकता है कि ये बॉल किसी स्पीड v डैश से जाए, ठीक है, बॉल जो है वो किसी स्पीड v डैश से जाए, इसका सेंटर ऑफ मास किसी स्पीड v से जाएगा, और साथ में अगर रियलाइज करो तो ये जो है ऐसा किसी ओमेगा से रोटेट भी करेगा। यानी कि तुम खुद भी रियलाइज करके देख सकते हो, विजुलाइज करके देख सकते हो कि अगर एक स्टिक रखा हुआ है, एक एंड पे हम स्टोन, पत्थर या कुछ से भी मारते हैं, हिट करते हैं, तो ये जो स्टिक है वो सिर्फ सीधा सीधा आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, बल्कि वो आगे भी बढ़ेगा और रोटेट भी होगा अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। क्लियर है? ये बात अगर सबको समझ में आ गया है कि अगर हम किसी बॉल से स्टिक को हिट करते हैं तो ये स्टिक जो है ये ओमेगा जो है सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी करेगा और आगे बढ़ेगा। इतना बात में किसी को दिक्कत? आफ्टर कोलिजन का ये केस। अब यहाँ पे हमको v डैश क्या होगा, ने v डैश ओमेगा एंड v ये क्या होगा यही पता करना होता है। क्या हम कर सकते हैं बताओ? यस सर। क्या क्या लगाएंगे? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे बॉल जो है टकरा रहा है स्टिक से, तो अगर हम दोनों को एक सिस्टम माने हैं तो सिर्फ दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा हो, ठीक है। यानी कि अगर ये हमारा स्टिक है, यहाँ पे ये बॉल जब टकराया है तो बॉल पे इधर नॉर्मल और स्टिक पे इधर नॉर्मल, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे। पूरे को अगर हम सिस्टम मानते हैं तो नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो यानी कि हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। क्लियर है? हमको यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा चीज लिख रहे हैं जो हमको इसमें सोचना है। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि अगर हम पूरे को सिस्टम माने हैं तो एफ एक्सटर्नल जो है नेट फोर्स जीरो है।
नेट फोर्स अगर 0 है, सॉरी, तो हम बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि कंजर्व होगा, लीनियर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एक चीज तो हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर नेट फोर्स 0 हो तो टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर हम फाइंड करेंगे तो कांस्टेंट ही रहेगा। ये बात क्लियर है? अब हम यहाँ पे टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट फाइंड करेंगे तो कितना मिलेगा? तो हम अपने सवाल को आसान करने के लिए हम ये वाला लाइन जो है इसी लाइन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम देखेंगे। तो ये लेट्स से कि पॉइंट ए, इस पॉइंट ए के अबाउट अगर टॉर्क देख रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा बताओ? सर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो टॉर्क 0 होगा ना? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व तभी करा सकते हैं जब टॉर्क 0 हो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि एफ एक्सटर्नल 0 है, तो हम लिनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। अब मेन है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे या फिर नहीं। ई दिया है, ई 1 रहता तो एनर्जी कंजर्व करा सकते थे, लेकिन ई 1 है नहीं तो एनर्जी कंजर्व नहीं करा सकते। अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि टॉर्क किसी भी एक्सिस के अबाउट क्या आएगा। ठीक है, सिंपली यही हम फाइंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम ये यस जानते सर। हैं कि अगर नेट फोर्स 0 हो सिस्टम पे तो किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क फाइंड करते हैं तो कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो इसीलिए हम बोल रहे यस हैं सर। कि टॉर्क। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसा पॉइंट चूज करें ए पॉइंट चूज किए। ए पॉइंट चूज करने से हमको फायदा क्या मिला कि हमको दोनों फोर्सेस उधर से ही पास होते हुए दिख रहे हैं। तो एक के लिए एंगल 0 और एक के लिए एंगल हमको 180 डिग्री दिख रहा है। तो क्या टॉर्क के अबाउट ए हमको 0 दिख रहा है, क्योंकि दोनों फोर्सेस उस पॉइंट से पास होता हुआ नजर आ रहा है। यस सर। अगर एक्सटेंड करें तो यानी कि आर क्रॉस एफ निकालेंगे तो एक एंगल 0 डिग्री बन रहा है और एक एंगल 180 डिग्री। यहाँ से अगर कोई भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं तो वही चीज आ रहा है। तो टॉर्क भी हमको ए के अबाउट 0 है, एफ एक्सटर्नल 0 है ही, तो हम बोल सकते हैं कोई सा भी एक्सिस ले ले, नेट टॉर्क 0 ही होगा पूरे सिस्टम का। यानी कि बॉल प्लस रॉड का कंबाइंडली अगर देखें तो टोटल टॉर्क 0 होगा। हाँ, अगर सिर्फ रॉड का देखा जाए, सिर्फ बॉल का देखा जाए तब टॉर्क 0 नहीं होगा, लेकिन अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो एक इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क लग रहा होगा, इसलिए कैंसल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एल भी कांस्टेंट ही रहेगा बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे हमको ये चीज केसेस देखने को मिल रहे हैं कि जब ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिनियर मोमेंटम भी कंजर्व करा सकते हैं और टॉर्क भी कंजर्व करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज ध्यान हम पहले भी लिखा चुके हैं, यहाँ भी बार बार बोल रहे हैं कि अगर नेट फोर्स 0 होता है रोटेशन में तो टॉर्क किसी भी एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट रहता है। 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर एक बार 0 हो जाए तब हम ये कह सकते हैं कि हम कोई सा भी एक्सिस ले लें, सारे एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये चीज समझ में आ रहा है कि अगर ऐसा सिचुएशन दे रखा है तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, अगर हम पूरे को बॉल प्लस रॉड को सिस्टम मानते हैं तब टॉर्क भी किसी एक्सिस के अबाउट फाइंड करेंगे तो 0 ही आएगा। सिंपली शो करने के लिए हम पॉइंट ए ले लिए जो कि हमारा एक्सिस मानते हुए हमने टॉर्क लिखा है। तो बॉल पे जो नॉर्मल लग रहा है, रॉड पे जो नॉर्मल लग रहा है, दोनों का टॉर्क अगर हम देख रहे हैं तो 0 ही आ रहा है, इसलिए हम डायरेक्टली लिखे हैं कि 0। ठीक है, तो इतना कहानी के पीछे हमको सिर्फ इतना समझ में आया कि इस ऐसे केसेस में हम मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, लिनियर मोमेंटम भी और एंगुलर मोमेंटम भी। कोलिजन में मोस्टली हम लोग मोमेंटम सबसे पहला काम यही काम करते थे, मोमेंटम कंजर्व कर। तो यहाँ भी हम कंजर्व करा सकते हैं। तो इक्वेशंस लिखते हैं। अगर हम लिनियर यानी कि फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन,
अगर हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा रहे हैं तो बोलो क्या होगा, इक्वेशन बोलो कोई भी। So mv naught is equal to mv1 plus capital mv. mv नॉट इक्वल टू mv1 mv dash mv डैश plus capital प्लस mv. mv। ठीक है, यहाँ पे हम बोले थे कि लीनियर मोमेंटम जब लिखना है तो ओमेगा का रोल नहीं आता है, कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में ओमेगा का रोल नहीं आता है, तो हम सिंपली ये लिख दे रहे हैं, इक्वेशन 1 मिला हमको। सेकेंड का हम क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो हम एंगुलर मोमेंटम अगर हम लिखना चाहते हैं तो किस पॉइंट के अबाउट हमारा आसान होगा, हम किसी पॉइंट के अबाउट लिख सकते हैं, ये हम फ्री हैं, कोई सा भी हम पॉइंट कोई सा भी एक्सिस ले ले जिसके अबाउट हम लिख लें। लेकिन मेरा राय यही रहेगा कि ऐसा ये लाइन पॉइंट लो, ठीक है, ऐसा पॉइंट कि हमारा काम आसान हो। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ जो ले रहे हैं इसी पॉइंट के अबाउट हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा हम क्या कहेंगे कि जो एक्सिस या पॉइंट मान रहे हो लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे मानने से हमको फायदा ये होता है कि इक्वेशंस कम लिखने पड़ते हैं। जैसे यहाँ दिख जा रहा है, हम मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, इसी पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं, तो ये भी पॉइंट यहाँ भी ए ही रहेगा, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो एल इनिशियल इजकल टू एल फाइनल होगा। फायदा क्या हो रहा है, देखो अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं तो ये एम भी और आर, आर का डायरेक्शन इधर ही है, तो आर का अगर हम वेक्टर आर वेक्टर इधर ही देख रहे हैं तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, यानी कि हमको 0 मिलेगा, साइन 0 0 होता है, तो एल इनिशियल हमको 0 मिल रहा है डायरेक्टली, ठीक है। इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि ऐसा अगर हम पॉइंट चूज करते हैं तो हमारा आधा टेंशन खत्म होता है। इधर अगर कहीं पॉइंट चूज करे रहते कहीं भी तो हमको आर वाला टेंशन लेना पड़ता। वैसे ही इस केस में अगर हम देख रहे हैं तो इस केस में देख रहे हैं तो बॉल के लिए जो हमारा मोमेंटम आएगा वो देखो ध्यान से, तो 0 आ रहा है, यानी कि बॉल के लिए 0 प्लस रॉड के लिए अगर लिखेंगे तो ये तो हम लिख रहे हैं बॉल के लिए, रॉड के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रॉड के लिए हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी भी पॉइंट के अबाउट लिखना हो तो आईसीएम ओमेगा प्लस एम बी सी, ऐसे लिख लेते हैं, एम आर क्रॉस वी सी, यही आया था। अगर हम रॉड के लिए लिखे तो, क्योंकि रॉड जो है हमारा दोनों मोशन शो कर रहा है, कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। बॉल के लिए 0 कैसे हुआ, तो ध्यान से देखो, तो यहाँ से आर वेक्टर और ये वी वेक्टर दोनों के बीच में एंगल 0 बन रहा है, यहाँ से इस पॉइंट के अबाउट ये आर वेक्टर होगा, आर वेक्टर और ये भी वेक्टर दोनों के बीच में एंगल 0, आर क्रॉस बी होता है एंगुलर मोमेंटम लिखने में, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होगा, ये चीज है। तो हम यहाँ पे इक्वेशंस लिख लेते हैं, तो 0 इजकल टू मिल जाएगा आई ओमेगा, यानी कि एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा प्लस एम आर सेंटर ऑफ मास। आर सेंटर ऑफ मास क्या आएगा इस पॉइंट से, तो ये हमको जो दिख रहा है यही हमारा आर सी एम होगा, Yes sir. ठीक है, आर सी एम होगा। और ये हम इस चीज को क्या लिख सकते थे, हम इस चीज को लिखते हैं एम भी आर परपेंडिकुलर भी लिखते हैं, Yes एम sir. भी आर, तो v इधर है, इधर की तरफ आर आ रहा है, यानी कि ये दोनों के बीच का एंगल थीटा, ये थीटा, यानी कि हमको ये चीज दिख रहा है कि आर परपेंडिकुलर, तो हम उसके लिए क्या लिख सकते हैं, तो एम भी आर परपेंडिकुलर हमको आएगा एल बाई 2, आर परपेंडिकुलर जिसको हम बोल रहे हैं आर सी साइन ऑफ थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड वी इक्वल टू एल बाई 2।
ठीक है, तो यहाँ से हमको एक रिलेशन मिल जाएगा v और ओमेगा में। क्या मिल जा रहा है? तो v इक्वल टू एम तो कैंसिल, एल ओमेगा बाई 6। ठीक है, इन दो चीज में तो हमको फिक्स्ड है कि दो इक्वेशंस हमको मिल गए। याद करो, पहले भी हम लोग कोलिजन में सबसे पहला काम करते थे मोमेंटम कंजर्वेशन, यहाँ भी सबसे पहला काम कर रहे हैं हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन। तो एक इक्वेशन ये मिला और एक इक्वेशन यहाँ मिला। हमारे पास अननोन कितने हैं? तो 3, v डैश ओमेगा एंड v। इक्वेशंस कितने मिले? 2। एक इक्वेशन का और जरूरत पड़ेगा, वो कहाँ से आएगा बताओ? से E से E is equal to velocity of separation by velocity approach। ठीक है, सर ये आपने I किस एक्सिस से लिया? कौन सा आई? यहाँ पे जब हम लोग आई का फॉर्मूला लिखते थे किसी भी, लास्ट क्लास में हम एल यही लेके थे कि आई सी एम ओमेगा, सी एम बोले तो सेंटर ऑफ मास, प्लस एम आर सी क्रॉस वी सी, यही था कंबाइंड वाले में। यानी कि ये जो था Yes sir। सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और ये सेंटर ऑफ मास का उस एक्सिस के अबाउट, यही था ना? Yes sir। आई हम लिखे हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो रॉड के सेंटर के अबाउट कितना आता है? एम एल स्क्वायर बाई 12। Yes। थर्ड इक्वेशन कहाँ से आएगा? तो So इक्वेशन, हाँ सर वहाँ पे आइशिम जो आपने रॉड लिया, सो वहाँ पे अगर कोई प्लेट रहा सर, कोई भी सर अगर स्क्वायर प्लेट रहा तो सर उसमें सेंटर आई सेंटर ऑफ मास कौन सा लेंगे सर? परपेंडिकुलर टू द प्लेन उसका लेंगे या फिर उस मतलब उसे उसके अगर से अगर ऐसा है, मान लेते हैं यहाँ से आके टकरा रहा है, तो ये रोटेट कैसा करेगा? ऐसा यस नहीं सर। रोटेट करेगा ना, तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर रहेगा? सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो कौन सा एक्सिस लेंगे सेंटर ऑफ मास पे? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर। यस सर। ठीक है, रोटेट कर रहा है तो हम तो देख सकते हैं ना किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। हाँ, वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जाएगा, लेकिन वो कैसा होगा ये तो हम समझ ही सकते हैं। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड इक्वेशन कहाँ से आएगा? तो डिफिनेशन ऑफ ईज, यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यहाँ पे अगर हम ई की बात कर रहे हैं तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यहाँ पे हम बोले थे पहले भी ऐसे क्वेश्चन जब किए थे, यानी कि जब एक्सिस फिक्स था रॉड का, वहां भी जब ये इक्वेशन लगाना होता था तो हम लोग जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है उसके अलोंग ये लिखते हैं, यानी कि जो भी वेलोसिटी इसमें फॉर्मूला में लिखते हैं ई के, वो कौन सा होता है? तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाला वही होता है। यस सर। तो यहाँ भी वही चीज करेंगे। तो जैसे कि एक रॉड था, फिर से हम इधर फिगर बना रहे हैं वही चीज। यहाँ से ये जा रहा था वी नॉट से, ये मास सेम था पहले, ये रेस्ट पे था सब कुछ। आफ्टर कोलिजन की बात करें तो ये इधर वी डैश से जाने लगा, और ये इधर वी से, और इधर ये ओमेगा से। तो इस लाइन के अलोंग इम्पैक्ट है, तो इसके लिए जो हम यहाँ पे वेलोसिटी लिखेंगे वो कितना लिखेंगे? बोलो, v प्लस ओमेगा एल बाई 2। यस सर। दिख रहा है क्यों? क्योंकि एक्सिस के अबाउट ये ओमेगा से घूम रहा है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस से एल बाई 2 होगा। तो यहाँ से रोटेशन की वजह से आया ओमेगा एल बाई 2 एंड सेंटर ऑफ मास ये, क्योंकि हम किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी बोल रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यही था जो हम लोग लिखना सीखे थे लास्ट यस सर। क्लास, तो ये लिखते थे। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी लिखेंगे तो सेंटर ऑफ मास तो भी दिख रहा है, और इस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो ये ओमेगा एल बाई 2 आ रहा है। दोनों के डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम ऐड कर दिए, अपोजिट होता तो सब्ट्रैक्ट।
क्लियर है? तो हमको V1 V2 जो भी हम फॉर्मूला में लिखते हैं वो सब हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो ई ही है। V2 कितना है यहाँ पे? तो ये वाला जो पोर्शन है वही V2 है, यानी कि V प्लस ओमेगा L बाई टू माइनस V1, यानी कि V1 क्या है? V डैश। U1 V नॉट है और U2 0 है, यही होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको इक्वेशन मिल रहा है V डैश प्लस ई V नॉट इजकल टू V प्लस ओमेगा L बाई टू। इक्वेशन थर्ड। ठीक है, यानी कि हमको 3 इक्वेशन 3 अननोन मिल गए। सॉल्व करेंगे आंसर। एक इक्वेशन ये मिल रहा है कहाँ से? ई के डेफिनेशन से। एक इक्वेशन ये मिल रहा है कहाँ से? तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराए तो। और एक इक्वेशन आ रहा है जब लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराए तो। 3 इक्वेशंस 3 अननोन हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हर चीज लिखना आना चाहिए। अगर किसी को कोई गड़बड़ है पूछे कि हाँ कौन सा चीज क्यों लिखे, कैसे लिखे, क्या है। सर वो सेकंड इक्वेशन तो दिखाई। तो वहाँ पे नेगेटिव साइन होगा क्या? कहाँ पे? अच्छा हाँ, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, माइनस जिसको भी ले लो, क्योंकि देखो ओमेगा जो है इनटू द प्लेन जा रहा है और आर क्रॉस भी अगर हम करते हैं यहाँ से तो अपवर्ड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस कर लो, इनटू द प्लेन हम नेगेटिव लेते हैं तो सर आर क्रॉस वी कैसे लेंगे सर? वो मतलब उसमें तो कंफ्यूजन हो जा रहा है। सर आर का ये डायरेक्शन पॉइंट है, कैसे लेंगे? इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लोगे तो यही जाएगा। बोलो, यस। तो ये आर का डायरेक्शन इधर हुआ, यस ये सर। दोनों के बीच का एंगल हुआ, तो आर क्रॉस बी किधर आ रहा है? बोलो। आउट ऑफ द प्लेन। और ओमेगा का रोटेशन के लॉन्ग ले रहे हैं तो किधर जा रहा है? डाउन द प्लेन। इसीलिए उसको माइनस कर दिया और प्लस कर दिया। हो गया। यस सर। ठीक है, देख क्वेश्चन करो इसी के बेस्ट। प्रैक्टिस के लिए फटाफट करना है, पिछला तो समझने में उतना टाइम लगा है। टेन मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 1 kg का बॉल है, इसका मास है 3 kg, लेंथ है 4 मीटर एंड ई है 1/2। यहाँ से ये जो दूरी है ये 1 मीटर। वही हमको फाइंड करना है आफ्टर कोलिजन। वी डैश वी एंड ओमेगा ऊपर वाले के हिसाब से। वी डैश बॉल का स्पीड, वी रॉड का, यानी कि हम वही तीनों चीज यूज कर रहे हैं, उसको वी नॉट बोलते हैं। प्रैक्टिस के लिए है, फटाफट सॉल्व करो।
हो गया। हेलो शुरू हो रहा है। तीन इक्वेशंस लिखना है। पहला हो गया। हेलो सर हो गया लास्ट। पहला लीनियर मोमेंटम कंसेप्ट कराओ। देव सर -4 है एक का, और दूसरा का रुकिए सर 22। पता नहीं, आंसर नहीं है, सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, लिखते हैं इक्वेशंस, देख लो। यहाँ पे बॉल के लिए लिखेंगे तो 1 इंटू 10 इक्वल टू, फाइनली लिख रहे हैं तो 1 इंटू वी डैश प्लस 3 इंटू वी। ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर एंगुलर मोमेंटम हम करा रहे हैं। इसके लिए इनिशियली दोनों का, रॉड प्लस बॉल का मोमेंटम तो 0 ही है। फाइनली अगर लिखे तो बॉल का हमको 0 ही मिलेगा, क्योंकि हम इसी एक्सिस पे कोई पॉइंट ए मान लेंगे। ठीक है, यानी कि अबाउट ए बोल रहे हैं, जो भी लाइन ऑफ इम्पैक्ट है उसी पॉइंट पे मान लेंगे, तो हमारा इक्वेशन आसानी से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है प्लस ये। अगर हम एक और फिगर बना ले छोटा सा, आफ्टर कोलिजन ये इधर वी डैश से जा रहा है, और ये जो है इधर ओमेगा से और इधर वी से जा रहा है। तो इसी के लिए लिख रहे हैं हम, इसी एक्सिस के अबाउट लिख रहे हैं, तो ये वाला डिस्टेंस हमको 1 मीटर मिलेगा। तो हम लिखेंगे क्या, ml² बाई 12, यानी कि 3 इंटू 4 का स्क्वायर बाई 12 आई इंटू ओमेगा। ठीक है, माइनस कोई भी प्लस माइनस ले हमको बाद में तो मैग्नीट्यूड ही आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन हम अपोजिट ले रहे हैं तो माइनस इसलिए लिख रहे हैं। फिर एम भी इंटू आर परपेंडिकुलर, यानी कि 3 इंटू वी आर परपेंडिकुलर 1 है। ये रॉड के लिए, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ये हमको क्या मिल रहा है, 4 या ओमेगा इक्वल टू बोल सकते हैं 3v/4। ये इक्वेशन 2 मिल गया। ठीक है, यहाँ से इसको भी लिख लेते हैं 3v प्लस वी डैश इक्वल टू 10, इक्वेशन 1। इक्वेशन अपना चेक कर लो, यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है। सर मेरा आंसर है v का 20/9, v डैश का 10/3। देख लेते हैं। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन कहाँ से आएगा, तो ई से। थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन के लिए लिखेंगे ई। ई कितना है, तो 1/2 है, v2 माइनस v1। तो v2 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखें या फिर
यहाँ से लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, ये ओमेगा से जा रहा है, ये सेंटर ऑफ मास है, तो इसका वेलोसिटी लिखेंगे हम लोग v प्लस ओमेगा इंटू 1। तो यहाँ से आ जाएगा v प्लस ओमेगा माइनस v डैश डिवाइडेड बाई v नॉट 10। ठीक है, तो यहाँ से आ जा रहा है v प्लस ओमेगा माइनस v डैश इक्वल टू 1/5। क्वेश्चन 3। अब इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और आंसर लाना है, आ जाएगा। ये सेम इक्वेशन है, सिर्फ आंसर मिलाना है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेना है और क्या। हमको तो जहां तक दिख रहा है इसमें ओमेगा का पुट करके अगर दोनों को इक्वेशंस को जोड़ देते हैं तो 3v 3 4 तो v इक्वल टू शायद 20/19 आ रहा है क्या? सर 9 आ रहा है 20/। 20/9 यस सर। 3v/4 7 3 4 15 इतना आ रहा है समथिंग। चेक कर लो, सब सॉल्व कर लो, ठीक है, जो भी आएगा यस सर। आंसर हो जाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन e जो है इस बार 0 है। e 0 होने का मतलब क्या हुआ? सर उस पे चिपक जाएगा। चिपक जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, कैसे करेंगे? इक्वेशंस इक्वेशंस क्या वो बता। सर एज पे स्ट्राइक हो रहा है। हाँ, एक पे ही। हेलो, यस सर। आ गया। सर आ रहा है।
चलो इसमें हिंट थोड़ा सा दे रहे हैं कि जब बॉल जो है चिपक जाएगा, एंगुलर मोमेंटम जब हम लोग फाइनली लिख रहे होंगे, तब सेंटर ऑफ मास जो होगा वो शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, सर क्योंकि बॉल चिपक गया है। हाँ, सेंटर ऑफ मास लेके करना जरूरी है, तो मतलब उसका अलग लेके नहीं कर सकते। कैसे लिखोगे फिर? एंगुलर मोमेंटम लिखोगे? यस, उसका अलग लीनियर। बॉल तो ओमेगा से घूमने लगा होगा, टकराने के, यस चिपकने के। तो उसका भी कंसिडर करना पड़ेगा। सर, तो उसका वही अलग से लिख लेंगे, ओमेगा आर उसका लीनियर मोमेंटम और उसका मोमेंटम। देखो ट्राई करके, हो जाएगा तो अच्छा है। यहाँ तो चिपक जा रहा है, तो VC लिखने में तुमको कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि चिपक के जब जा रहा है तो ये जो आया होगा ये VC पकड़ने के बाद यहाँ सेंटर ऑफ मास आया होगा। हो गया। तो तो ओमेगा 5/2 और नहीं, v 5/3। जैसे इसमें V निकालेंगे तो किसका निकालेंगे? एक सिंपल आएगा, सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, तो पोजीशन में क्या होगा कि जो है क्या है? सर आवाज कट रहा। हेलो। ये सर आ गया। ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो अगर ये चिपक जा रहा है, चिपक के जब वो move करना शुरू करेगा, रॉड को अलग, बॉल को अलग कंसीडर करेंगे तो आसान होगा या मुश्किल हो जाएगा? कैसे, किसका कितना लें? क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम लोग उसके सेंटर ऑफ मास को कंसीडर करें तो सेंटर ऑफ मास लेते हैं VC
तेजी से मूव कर सर आवाज कट रहा है तब आपका। सर आवाज बहुत ज्यादा कट रहा है, नहीं समझ में आ रहा है वैसे। 1 मिनट। हेलो, अभी ठीक यस है सर। ठीक है ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर ये बॉल जो है जाके इसके एक एंड से टकरा जा रहा है, टकरा के चिपक जाएगा तो हम दोनों का अलग अलग वेलोसिटी को कैसे कंसीडर कर सकते हैं? तो लेकिन हमको ये दिखेगा कि उसका सेंटर ऑफ मास किसी न किसी स्पीड से मूव कर रहा होगा, तो हम लेट से मान लिए को वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास bc है। अब अगर हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराते हैं तो लीनियर मोमेंटम जब ऐसा सिचुएशन होता है तो यही कहता है रोटेशन प्लस कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन हो तो एंगुलर मोमेंटम यही लिखा जाता है कि टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे इनिशियली तो सिर्फ बॉल मूव कर रहा था इसलिए हम 10 लिख दिए, 1 इंटू 10, यानी कि यहाँ से हम लिखे हैं mv0 इक्वल टू m टोटल इंटू वी सेंटर ऑफ मास। एम टोटल कितना है? तो 1 केजी का बॉल था, 3 केजी का रॉड था, तो 4 केजी। यहाँ से हमको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल गया 2.5। ठीक है, ये किसका वेलोसिटी है? तो सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, अब अगर हमको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराना है, फॉर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अगर हमको कंजर्व कराना है तो आसान वही रहता है जिस लाइन के अबाउट हो मूव कर कोलाइड करा हो, यानी कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट कह लो। तो ये हम लेट से किए, हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट था, इस पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहते हैं। आफ्टर कोलिजन की बात कर रहे हैं तो ये बॉल तो यहाँ पे चिपक चुका है, ये ओमेगा से जा रहा है और इसका सेंटर जो है यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये 2.5 मीटर से जा रहा है, 2.5 मीटर पर सेकेंड से। ये जो सेंटर ऑफ मास है ये रॉड का है, ठीक है, लेकिन ये दोनों का कंबाइंड है। तो हम ये वाला डिस्टेंस कैसे पता कर सकते हैं, ये डिस्टेंस या फिर ये डिस्टेंस? तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 1 केजी यहाँ पे है और इसका रॉड का सेंटर ऑफ मास 3 केजी यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? तो इन दोनों के लाइन पे यहाँ पे कहीं। ठीक है, अगर 1 केजी से यस अगर डिस्टेंस लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? ये टोटल डिस्टेंस तो 2 हमको मीटर दिख रहा है, ठीक है, तो 3 इंटू 2/4 लिखेंगे, लिखेंगे। यस सर। तो ये कितना आ जाएगा? 3/2। यस सर। कैसे लिखते हैं हम लोग? तो m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो अगर हम इस पे बैठ गए तो यहाँ पे x1 तो ये 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा? इंटू 2, ऐसा डायरेक्ट लिख रहे हैं, 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, तो 4 है, तो 3/2 हमको ऊपर से दिख रहा है। तो ये डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो 2 माइनस 3/2 यानी कि कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ मास का ये जो है हमारा, ये सेंटर ऑफ मास है कंबाइंड रॉड प्लस बॉल का। ठीक है, रॉड प्लस बॉल का ये सेंटर ऑफ मास, ये इतने स्पीड से चल रहा है, ऐसा अब सिचुएशन हमको मिल गया। ये डिस्टेंस हमको दिख रहा है कि ये 3/2 आया और ये डिस्टेंस हमको दिख रहा है कि ये हमको मिला 1/2। खैर 1/2 का जरूरत नहीं है, फिर भी लिख लिया। अब हम एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं, एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। तो एल इनिशियल तो हमको मिल रहा है 0, एल फाइनल अगर लिखते हैं तो एल फाइनल क्या लिखेंगे? आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है तो हम माइनस कर देते हैं, एम टोटल ही लेंगे, वी
सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे हम आर परपेंडिकुलर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आई सेंटर ऑफ मास कितना होगा, निकाल सकते हो? यस सर। कितना आएगा? आई सेंटर ऑफ मास जो निकालेंगे हम लोग, ये आई बॉल का प्लस आई रॉड का उस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, इनटू ओमेगा माइनस यहाँ पे एम टोटल कितना आ जाएगा 4, भी आ गया 2.5, और ये आर परपेंडिकुलर ध्यान से देखो तो हमको 3/2 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, ये फाइंड कर लो, ओमेगा माइनस 15, ठीक है। आई अब बॉल प्लस, तो हमको ऐसा दिख रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारा एक्सिस है, ये एक्सिस हो गया, यहाँ पे एक बॉल है 1 kg का, ये डिस्टेंस 3/2 है, ठीक है। तो अगर हम इसके अबाउट आई फाइंड करना चाहते हैं तो बॉल का लिखेंगे कितना, mr स्क्वायर, यानी कि 1 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर, प्लस रॉड का उस एक्सिस के अबाउट कैसे आएगा, तो हम इस एक्सिस के अबाउट जानते हैं कि ml स्क्वायर बाई 3 होता है पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो 3 इंटू 4 का स्क्वायर बाई 3 प्लस 3 ml स्क्वायर, यानी 3/2 का होल स्क्वायर, यानी कि आ गया बॉल का और ये रॉड का, ठीक है। तो ये कितना मिल जा रहा है हमको, यहाँ 3 से 3 गया, 20 इंटू 9/4 45, इतना ही आ रहा है, यस। चेक कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू आ जा रहा है 15/45, डेट इज इक्वल टू 1/3। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, ठीक है, ओमेगा आई का, कि हम एक ही लाइन में लिख रहे हैं तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो तो। सर हाँ, सर रॉड का इनर्शिया कैसे लिखे हैं? आई यहाँ पे ऐसा रॉड होता है, तो इस एक्सिस के अबाउट हमको पता है ml स्क्वायर बाई 3 होता है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लिए। अच्छा उल्ट, सॉरी यही गलती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम लोग सेंटर ऑफ मास लिया करते थे, यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है, गलत है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम लोग को लगाना होता है तो सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ पे है, तो इसके अबाउट का लेंगे तो लिखेंगे ml स्क्वायर बाई 12 प्लस md स्क्वायर, यानी कि m इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना है, उसके बाद फाइंड करना है, ठीक है। तो ये एक स्पेशल केस था कि सर अगर, हाँ सर ml स्क्वायर बाई 12 जो लिखते हैं तो वो तो जब रॉड यूनिफॉर्म और बीच में होता है तब लिखते हैं ना, हाँ, तो ये तो नॉन यूनि मतलब एक बीच में नहीं है इसका एक्सिस, फिर भी लिख सकते हैं। सेंटर ऑफ मास तो उसका बीच में ही है ना, हमने क्या किया है आई निकालने के लिए, एक बार रॉड है ऐसा, तो इसके लिए अगर हम इस पॉइंट पे निकालना चाहते तो इसके अबाउट क्या आता है ml स्क्वायर बाई 12, और ये डिस्टेंस d है, तो इस एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए ml स्क्वायर बाई 12 प्लस md स्क्वायर लिखते, क्लियर है। अब जो ये है बॉल यहाँ है, तो इस बॉल के लिए अलग से इसी के अबाउट निकाल लिए, तो उसके लिए ये डिस्टेंस आया, तो उसके लिए 1 इंटू 3 लिखे हैं, क्लियर है, यस सर। बोलो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना है,
सॉल्व कर लेना कितना आ रहा है। ओमेगा शायद 15/7 आएगा। हो गया। अब देखते हैं रोलिंग। ठीक है, तो रोलिंग क्या है? तो जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी व्हील है, चक्का है, जो भी है, उसको अगर हम लोग ऐसा स्फीयर है, बॉल है, कुछ भी हो सकता है, सर्कुलर अगर है, उसको अगर हम लोग ऐसा इसको कोई ओमेगा दे दे, वेलोसिटी दे दे, तो इस पे रोल करता है, यानी कि घूमता घूमता रहेगा। क्लियर है? ठीक है, रोलिंग हम लोग टर्म से अगर बात से रोलिंग वर्ड से समझे तो रोलिंग वर्ड हम लोग जानते हैं, अच्छे से समझते हैं कि अगर कोई भी एक पहिया है या फिर कोई भी गोलाकार वुड हो गया, सिलेंडर हो गया, कुछ भी हो गया, अगर सरफेस कर रहा है तो उसको बोलते हैं कि वो रोलिंग कर रहा है। तो यहाँ पे रोलिंग भी एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें हमको दोनों चीजें दिख रही हैं, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। तो हम लोग इस अभी उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। यानी मान लेते हैं कोई पहिया है, डिस्क है, रिंग है, कुछ भी शेप हो, कोई भी शेप हो, उससे हमको फिलहाल कोई मतलब नहीं है। हम मान रहे हैं कि एक स्फेयर ही है, बॉल है जो कि रोल कर रहा है। ठीक है, बॉल ही लेते हैं, रोल कर रहा है, यानी कि आगे किसी स्पीड v से जा भी रहा होगा और ओमेगा से चल भी रहा होगा। ठीक है, यानी कि रोलिंग का केस है, तो ये हमको दिख रहा है कि ये केस जो है कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का है। यानी कि बॉल या पहिया गाड़ी में लगा हुआ, साइकिल में लगा हुआ अगर चलता है, तो हम लोग देखते हैं कि वो दोनों चीजें कर रही है, यानी कि ट्रांसलेशन भी हो रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है और रोटेशनल मोशन भी कर रहा है। तो उसी में हम लोग कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं, फिर चर्चा करेंगे कैसे क्या सिचुएशंस चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो इसमें एक केस हम लोग पढ़ते हैं प्योर रोलिंग का। प्योर रोलिंग, तो प्योर रोलिंग हम लोग कहते किसको है? ये एक आइडियल केस है। ठीक है, आइडियल केस है, यानी कि ये केस जो है आइडियल है। हम लोग अप्रोक्सीमेटली में मान लेते हैं क्या ऐसा हो रहा होगा, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं कि प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग एक ऐसा रोलिंग केस होगा जिसमें फ्रिक्शन जो होगा वो खुश रहेगा। फ्रिक्शन जो इसमें रहता है खुश रहता है। फ्रिक्शन खुश इसलिए रहता है, वो आगे हम लोग समझेंगे धीरे धीरे, क्योंकि फ्रिक्शन हम जानते हैं कि स्टैटिक इन नेचर होता है स्टार्टिंग जब हो तो, और वो अपना वैल्यू को बढ़ाता घटाता है। इस केस में वो फ्रिक्शन जो लगता है उसको ज्यादा कष्ट करने का जरूरत नहीं पड़ता है, यानी कि फ्रिक्शन खुश रहता है, इसलिए हम लोग सिंपली में बोल देते हैं कि इसमें फ्रिक्शन का ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं पड़ता। प्योर रोलिंग को एक और टर्म से हम लोग पुकारते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रोलिंग विदाउट स्लीपिंग। विदाउट स्लीपिंग, ठीक है, स्लीपिंग के बिना रोल हो रहा हो। ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चंस जो आएंगे हमारा वो प्योर रोलिंग का होगा। ठीक है, यानी कि ऐसा रोलिंग जिसमें स्लिप ना हो रहा हो, यानी कि जो अगर चक्का घूम रहा है तो ऊपर वाले सरफेस, जिस सरफेस पे वो रोल कर रहा है उस सरफेस पे वो रोटे मतलब स्लिप नहीं कर रहा हो। स्लिप नहीं कर रहा हो तो ऐसा सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कि ये प्योर रोलिंग का केस है, और ये एक स्पेशल केस है जिसमें जो सरफेस है वो दोनों सरफेस के बीच में कोई स्लिपिंग ना हो, यानी कि जो बॉल है जो रोटेट कर रहा है और जो नीचे वाला सरफेस होगा उन दोनों के बीच में कोई भी स्लिपिंग का केस ना हो, तो हम लोग बोलेंगे कैसा केस है। तो इस केस में जो है रोलिंग जो हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कि प्योर रोलिंग। अब प्योर रोलिंग फ्रिक्शन कुछ क्यों होता है वो बात समझते हैं।
लेट से कि ये हमारा सरफेस हो गया, नीचे वाला ये सरफेस है, ठीक है। ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इसका रेडियस जो है आर है, ये इधर वी से जा रहा है। अब हम ध्यान से थोड़ा बहुत सोचो, तो एक चीज हमको बताओ कि ये बॉल जो होगा, ठीक है, ये बॉल है, ये सरफेस है, थोड़ा सा मैं स्पेस बनाया है। इसका अगर हम स्पीड की बात कर रहे हैं, इधर v है और ये ओमेगा से जा रहा है, तो हम इस जो निचला पोर्शन है इसका स्पीड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे इसका स्पीड अगर लिखेंगे तो इधर की तरफ v आएगा और इधर की तरफ ये ओमेगा r आएगा। यानी कि जो पॉइंट इन कांटेक्ट पॉइंट P है, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P लिखेंगे तो हम लिखेंगे v माइनस ओमेगा r। ठीक है, इस बात में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब उस पॉइंट P पे चर्चा करते हैं। ये जो पॉइंट P था हमारा, यहाँ पे ये P पॉइंट था, इसी से कांटेक्ट में ये पॉइंट है। अब कहा जा रहा है कि किसी भी मोमेंट पे ये दोनों में स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, यानी कि स्लिपिंग नहीं हो रहा है। यानी कि P और इस पॉइंट, दोनों पॉइंट का वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कोई बता सकता है? सेम सर। सेम होना चाहिए। यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये इसके ऊपर स्लिप ना करे, तो हम अपने एक्सपीरियंस से भी बोल सकते हैं कि अगर हम चल रहे हैं, स्लिप कर जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं यानी कि पैर और पृथ्वी के बीच में हमारा जो मोशन होता है वो स्टैटिक नहीं रह जाता है, आगे की तरफ पैर स्लिप कर जाता है, हम गिर जाते हैं। ठीक है, वैसे ही साइकिल चला रहे हैं, ब्रेक लगाते हैं तो साइकिल जो है कुछ दूर तक स्लिप करता है, पीछे दागी हमको दिखता है। ठीक है, तो उसमें भी हम लोग देखते हैं कि फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि स्लिपिंग नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये पॉइंट P और ये P डैश दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। सेम होगा तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, यानी कि स्लिपिंग का केस नहीं होगा। अगर धीरे है तब भी कुछ कुछ होगा, ज्यादा है तब भी कुछ होगा। लेकिन अगर बोल रहे हैं कि दोनों सेम स्पीड से हो तो फिर ये ऊपर उठ जाएगा, दूसरा पॉइंट इधर कांटेक्ट में आएगा, ये ऊपर चलता जाएगा, ये नीचे आता जाएगा। लेकिन दोनों पॉइंट जो कांटेक्ट में है अर्थ के, वो स्लिप नहीं कर रहा हो। तो यहाँ पे अगर हम बोल दें कि फॉर नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग यानी कि प्योर रोलिंग का अगर केस होगा, कह देगा अगर प्योर रोलिंग है तो ये बात ध्यान रखना है कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि कांटेक्ट में, यहाँ पे इस केस में हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। यानी कि ये केस होता है, ये कंडीशन होता है हमारा, कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। कहीं भी अगर प्योर रोलिंग कहा जा रहा है तो हम लोग ये इक्वेशन आराम से लगा सकते हैं। क्लियर है? लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, मान लेते हैं कि ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ये मूव कर रहा है किसी स्पीड v से, ओमेगा से, लेट से कि ये v1 से जा रहा है। यानी कि अभी जो सरफेस जिस पे हमने रखा है वो भी अगर मूव करने लगा, तब अगर हम इस पॉइंट P की अगर बात करें, वेलोसिटी अगर लिखेंगे, तो ध्यान से देखो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P क्या लिखेंगे, बोलो। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P अगर ऊपर वाले पार्ट में लिखेंगे तो सर इधर से v, v1। इधर से ओमेगा r, ये चीज आ रहा होगा। ठीक है, उसके जस्ट नीचे ये पॉइंट Q है, ये हमको दिख रहा होगा कि v1 से जा रहा होगा। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट वेलोसिटी ऑफ Q के लिए होगा, किस लिए? प्योर रोलिंग के लिए। ठीक है, प्योर रोलिंग के लिए ये इसके बराबर होगा। तो वेलोसिटी ऑफ P हमको दिख रहा है v माइनस ओमेगा r विल बी इक्वल टू v1। ठीक है, यानी कि ये चीज कंडीशन होगा हमारा प्योर रोलिंग के लिए, यानी कि v माइनस ओमेगा r जो होना चाहिए वो v1 के बराबर, यानी कि ये जो हमारा बॉल या कोई भी चीज है उसका जो पॉइंट का वेलोसिटी है वो जिस सरफेस पे है उसके स्पीड के बराबर होना चाहिए। यानी कि हम बोल सकते हैं दोनों से हमको क्या मिला कि देयर शुड बी
नो रिलेटिव मोशन, बिटवीन बोथ सरफेसेस। ठीक है, यानी कि अगर कोई रिलेटिव नहीं है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है उन दोनों सरफेसेस का। और ये हम जानते हैं कि जब दो सरफेसेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो या फिर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन ना हो तो फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता है। तो प्योर रोलिंग में जो फ्रिक्शन होता है वो एक्ट नहीं करता है, फ्रिक्शन उस समय 0 हो गया होता है। इसलिए बोलते हैं कि फ्रिक्शन खुश इस कंडीशन में फ्रिक्शन मजे में रहता है, फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं रहता है। बॉल एक बार चलना शुरू कर दिया, अगर ये कंडीशन आ गया तो क्या होगा, वो सब चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है इतना? यानी कि अगर हमसे बोला जाए कि कोई भी पार्टिकल प्योर रोलिंग कर रहा है तो प्योर रोलिंग के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है कि दो पॉइंट जो कांटेक्ट में हैं उनके बीच का वेलोसिटी जो होगा वो 0 होना चाहिए। ठीक है, मोस्टली जो केसेस यूज होंगे यही होगा, क्योंकि मोस्टली सरफेसेस पे अगर हम लोग रोल करते हैं तो सरफेस फिक्स्ड होता है। लेकिन अगर वो नीचे वाला सरफेस भी अगर मूव कर रहा हो किसी स्पीड से तो उसके लिए हम लोग ये सेटिस्फाई कराएंगे कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उन दोनों पॉइंट्स का वेलोसिटी सेम होने चाहिए। ठीक है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत कम जगहों पे यूज होगा। सर एग्जाम में तो उसी से आएगा किससे? सर, जो बेस पे मूव करता है। क्या बीच में मूव करता है, नहीं समझे? सर एग्जाम में तो सर वो एक्सेप्शन वाला केस ही देगा ना। हाँ मे बी, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो रहते हैं उससे रहता है। अभी जो देख रहे हैं ये वाला सवाल, ये वाला बहुत कम मिलेगा। ठीक है, नहीं कि अभी जो देख रहे हैं इससे सवाल बहुत कम मिलते हैं, फिर भी तरीका है सीखने में। 5 मिनट लगेगा। ठीक है, थोड़ा स्पेस बना रहे हैं दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में ही है, शो करने के लिए दोनों के बीच में थोड़ा सा हम स्पेस बनाए। मतलब टू कंटिन्यू है, यानी कि कंटिन्यू रहे। और ऐसा है कि ओमेगा है अल्फा से चल रहा है, ये किसी वेलोसिटी v और a से जा रहा है, ये किसी v1 और a1 से जा रहा है, यानी कि इसमें एक्सेलरेशन भी दे रखा है। ऊपर वाले केसेस में क्या था कि ऊपर वाले केस में v भी कांस्टेंट था, ओमेगा भी कांस्टेंट था, v1 भी कांस्टेंट था, यानी कि उस पे नेट फोर्स 0 था, जो जैसा हम वेलोसिटी दे दिए हैं वैसा चल रहा है। नाउ अगर हम यहाँ पे अगर बात करते हैं कि फोर्सेस भी लग रहा है ऐसा चेंजेस हो रहे हैं, तो इस केस में अगर हमको बोला जाए कि ये प्योर रोलिंग कंटिन्यू रखना चाहता है तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो उसके लिए कंडीशन ये होता है कि ये दोनों पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट का अगर हम एक्सेलरेशन लिखेंगे तो इधर आएगा a और इधर आएगा अल्फा r, और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन लिखेंगे तो ये आएगा a1। इसका कंडीशन यही होता है कि acceleration of point P should be equal to acceleration of point Q, यानी कि A1 should be equal to A minus alpha r। नीचे वाला अगर रेस्ट में हो तो A is equal to alpha r डायरेक्टली लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर हम बोल सकते हैं कि A1 अगर 0 हो, दिस implies that A is equal to alpha r। क्लियर है? यानी कि पॉइंट P का यस एक्सेलरेशन AP जो होना चाहिए AQ के बराबर होना चाहिए, यानी कि वहां पे ऐसा सिचुएशन आ रहा है। यहीं पे एक क्वेश्चन सर छोटा सा, वेलोसिटी वेलोसिटी तो चेंज हो रहा होगा ना, तो उसी के अकॉर्डिंग हर समय पे वेलोसिटी भी ऊपर वाले केस को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, ऊपर वाले केस को सेटिस्फाई कब करेगा, वेलोसिटी में तो कंडीशन v1 इक्वल टू v माइनस ओमेगा r तो रहेगा ही। अब वो यस कंटिन्यू सर कैसे रह सकता है, तो अगर ये एक्सेलरेशन अगर प्रोवाइड कर रहा होगा तो उसी हिसाब से v1 v और ओमेगा चेंज हो रहा होगा और वो बराबर इक्वल रह रहा होगा, यानी कि v1 हमेशा b माइनस b ओमेगा r के बराबर रह रहा होगा। क्लियर है? यस
इतना अगर करे तो एक छोटा सा सवाल है, इन प्योर रोलिंग, ठीक है, प्योर रोलिंग का केस है, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 0। यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? बोलो। ऊपर अभी हम लोग सीखे हैं पॉइंट पी का, हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी पॉइंट पी का ही बात कर रहे हैं, उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, पॉइंट ऑफ उस पॉइंट का सिर्फ जो कांटेक्ट में है, सर एक पी क्यू सेकंड, सिमिलर। किसके रिस्पेक्ट में? हम बाहर से ग्राउंड से ही देख रहे हैं। फॉल्स होगा सर। क्यों? सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो बॉडी के साथ ही मूव करेगा ना। चलो हम मान लेते हैं किसके रिस्पेक्ट में, यानी कि इफ a1 इक्वल टू 0 है, ये दे रखा है। ठीक है, अगर a1 था तो उसके रिस्पेक्ट में अगर सोचे हो तो सही सोचे हो। अब मान लेते हैं कि a1 0 है, तब क्या होगा? यानी कि जो पॉइंट Q दे रखे हैं, अगर उसका हम एक्सेलरेशन 0 कर दें तो P का भी एक्सेलरेशन 0 होगा, यही सवाल है। यस हम्म। यस। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि नीचे वाला सरफेस जो है फिक्स्ड है, ये पॉइंट Q हो गया तो एक्सेलरेशन ऑफ Q जो है 0 है। ये एक्सेलरेशन, ये पॉइंट P है, मान लेते हैं इधर A से जा रहा है, ये अल्फा है, तो इधर A, इधर अल्फा R लिख रहे हैं। तो हम AQ 0 है, प्योर रोलिंग के लिए हम जानते हैं, अभी देखें कि प्योर रोलिंग के लिए एक्सेलरेशन ऑफ P एक्सेलरेशन ऑफ Q के बराबर होना चाहिए, यानी कि 0 होना चाहिए, यानी कि A माइनस अल्फा R 0 होना चाहिए। यही है, ये यस सर। 100% ये इक्वेशन सही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि इन प्योर रोलिंग एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन, तो इसमें क्या होता है कि हम इस चीज को हमेशा याद रखते हैं, 0 है वो सब ठीक है, यानी कि कौन सा एक्सेलरेशन है, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है। यहाँ पे ओमेगा से अगर घूम रहा है तो ओमेगा स्क्वायर आर एक लग रहा होगा एक्सेलरेशन, यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन लग रहा होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक्सेलरेशन कहा गया है, यानी कि टोटल एक्सेलरेशन, तो उस पॉइंट पे एक रेडियल एक्सेलरेशन लग रहा है, ओमेगा स्क्वायर आर, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के भी नाम से जानते हैं, तो वो एक्ट कर रहा होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा। तो ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स। ठीक है, क्यों फॉल्स होगा? ड्यू टू एफ ए टेंजेंशियल 0 होगा, ए रेडियल जो है ओमेगा स्क्वायर आर एक्ट कर रहा होगा। क्लियर है? यस यस। ठीक है, हमेशा ये होता है कि लोग उस चीज को भूल जाते हैं, तो उस चीज का ध्यान में रखना है। स्टेटमेंट टाइप कहीं क्वेश्चन ये पूछेगा। एक और छोटा सा था केस, चलो तुम लोग एनालाइज करने के लिए देते हैं, फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट बोलते जाओ, टाइम कम है। पहला, मान लेते हैं कि एक बॉल है, इसको हम भी स्पीड दे दिए, ये सरफेस जो है स्मूथ है, ठीक है, और हम इसको इस पे पुट कर देते हैं, ठीक है, इसको इस पे पुट कर देते हैं, स्लोली धीरे से रख देते हैं वी स्पीड दे के, तो क्या होगा? बोलो। आगे भागेगा, रोल करने लगेगा,
यानी कि कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन होगा, ट्रांसलेशन होगा, रोटेशन होगा, क्या होगा सोच के बताओ। सवाल क्लियर है? स्मूथ है तो उससे सीधा चल जाएगा। रोटेट करेगा या नहीं? नो नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये स्मूथ है, हम इसको अगर इस सरफेस पे रखे हैं तो इधर नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, ऊपर नॉर्मल, और कोई फोर्स लग नहीं रहा होगा। इसको हम इधर की तरफ v स्पीड दे तो रखे हैं, हमको यहाँ दिख रहा है कि टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास हमको 0 ही नजर आ रहा है। टॉर्क अगर 0 है तो रोटेट नहीं करेगा, यानी कि इस केस में जब हम पुट करेंगे तो ओनली ट्रांसलेट करता हुआ दिखेगा। ठीक है, फ्रिक्शन नहीं है तो उसको रोटेट नहीं कर। यहाँ पे स्मूथ है, इस केस में हम क्या किए कि इसको ऐसा एक ओमेगा देके इस पे रख दिए, तो क्या होगा? तो घूमने लगेगा। यहीं पे गोल गोल घूमता हुआ रहेगा, आगे पीछे कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ भी हमको दिख रहा है कि सेम और किधर भी फोर्स एक्ट कर नहीं रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ओनली रोटेट्स विथ ओमेगा, यानी कि ओमेगा घट ना रहा होगा ना बढ़ रहा होगा, कुछ नहीं। ठीक है, अगर हम थर्ड सिचुएशन बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास ये सरफेस है, अब ये स्मूथ नहीं है, इसका म्यू जो है 0 नहीं है। अब अगर हम इस पे किसी बॉल को v स्पीड देके छोड़ दिए तो क्या होगा? कंबाइन हो जाएगा, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। ठीक है, इस केस में अगर हम इसको इस पे पुट करते हैं, ये आगे जाना चाह रहा है, रिलेटिव मोशन है, यानी कि इस सरफेस पे अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ एक्ट कर रहा होगा। mg नॉर्मल तो है, सो तो है ही, फ्रिक्शन इसको पीछे रोकने का कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि ये सरफेस जो है, पॉइंट जो है, ये रोटेट करना चाह रहा है, आगे की तरफ स्लाइड करना चाह रहा है, तो नीचे वाला सरफेस उसको रोकने का कोशिश कर रहा होगा। यानी कि फ्रिक्शन इधर लग रहा है, अगर हम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखें तो हमको ये ऐसा एक ओमेगा प्रोवाइड करेगा, यानी कि इसमें रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों हो जाएगा। यानी कि अगर हम बॉल को एक वेलोसिटी देके प्योर स्मूथ सरफेस पे रखते हैं तो सिर्फ ट्रांसलेट करेगा, अगर हम उसको कोई एंगुलर वेलोसिटी दे के रखते हैं तो सिर्फ रोटेट करेगा, और अगर हम स्मूथ पे वेलोसिटी, रफ सरफेस पे वेलोसिटी देते हैं तो रोटेट भी करने लगेगा। क्यों रोटेट करेगा? तो जब हम उसको सरफेस पे रख रहे हैं तो जो नीचे वाला सरफेस है उससे उसको अपोजिशन मिल रहा है, यानी कि वो नीचे वाला सरफेस उसको आगे भागने नहीं दे रहा है, फ्रिक्शन एक्ट करने लग रहा है, और वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। वैसे ही इस केस में, फोर्थ केस में क्या होगा बताओ? इसमें भी कंबाइंड होगा, कंबाइंड होगा, रोटेशन। ये इधर की तरफ रोटेट होना चाह रहा है, यानी कि इस पॉइंट का वेलोसिटी इधर ओमेगा आ रहा होगा। ठीक है, ये पॉइंट यस सर। जो है इधर की तरफ ओमेगा आर, तो इस केस में फ्रिक्शन किधर लगेगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जब हम यस बॉल को ऐसे घुमा के रखे हैं तो इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा ओमेगा आर पीछे, यानी कि इस सरफेस, यानी कि नीचे वाला सरफेस के रिस्पेक्ट में वो पीछे भागना चाहता है, यानी कि हमारे लेफ्ट की तरफ भागना चाहता है, तो फ्रिक्शन जो है उसको आगे की तरफ धक्का देगा। इस केस में फ्रिक्शन जो है पीछे की तरफ, तो यहाँ पे हमको फ्रिक्शन क्या काम करता हुआ नजर आ रहा है? तो वेलोसिटी को डिक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है एंड ओमेगा को इंक्रीज करता नजर आ रहा है। इस केस में फ्रिक्शन क्या करता हुआ नजर आ रहा है? ओमेगा को डिक्रीज एंड वेलोसिटी को इंक्रीज करता हुआ। क्लियर है? दोनों दिख रहा है सबको कि ये जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है इस थर्ड केस में, यानी कि हम जो फिगर दिख रहा है उसके फर्स्ट केस में वेलोसिटी को घटाने का कोशिश कर रहा है एंड ओमेगा को बढ़ाते जा रहा है। सेकंड केस में भी ऐसा ही हो रहा है, ये कब तक होगा बता सकते हो? सर फिर से बोलिएगा क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन में हमको दिख रहा है कि फ्रिक्शन वेलोसिटी
वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है और ओमेगा को बढ़ा रहा है, तो ओमेगा को क्या वो बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट कर देगा? बोलो। सर प्योर रोलिंग तक करेगा। कब तक? प्योर रोलिंग। ठीक है। अगर ये बढ़ते बढ़ते एक सिचुएशन आएगा जब ये जो हमारा भी है ये ओमेगा आर के बराबर हो जाएगा, बोल सकते हैं हम। उस समय पे, जब उस समय पे ये हुआ, इस समय पे फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 0। रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा, फ्रिक्शन यस सर। 0 हो जाएगा। यानी कि उस समय अब फ्रिक्शन एक्ट करना बंद कर दिया, प्योर रोलिंग का केस आ गया, तब तक होगा। यानी कि ये जो दोनों चीजें होंगी कब तक होंगे? तो अनटिल ये प्योर रोलिंग ना होने लगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने समझा कि अगर किसी भी गोलाकार चीज को अगर हम रोटेट करें या स्पीड दें तो फ्रिक्शन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है उसको रोटेट या ट्रांसलेट कराने में। जैसे कि फर्स्ट केस में हमको रोटेट करा रहा है, सेकंड केस में वो वही ट्रांसलेट कर रहा है। लेकिन कब तक कराएगा? अगर हम आइडियल केस ले रहे हैं, जैसे हम जानते हैं कि एयर रेजिस्टेंस ये सब कुछ होती हैं, लेकिन फिलहाल अगर हम आइडियल केस ले रहे हैं तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो है उसका स्पीड को तब तक घटा रहा है फर्स्ट केस में, और ओमेगा तब तक बढ़ा रहा है जब तक कि भी ओमेगा आर के बराबर ना हो जाए। और जब उतना हो जाएगा तो उसके बाद जो बॉल है उसी स्पीड से उसी ओमेगा से प्योर रोलिंग करता हुआ चलेगा, क्योंकि फिर उसको रोकने वाला कोई नहीं। दोनों केसेस में हमको वही दिख रहा है। यानी कि जब ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, जब प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगा, यानी कि इसके बाद अगर हमको दिख रहा है कि प्योर रोलिंग शुरू हो गया, ठीक है, प्योर रोलिंग शुरू हो गया, यानी कि अब इसके बाद मोशन को अपोज करने वाला कोई नहीं है, वो कंटिन्यू वैसा ही करता रहेगा। लेकिन हम रियल लाइफ में जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। अगर बॉल को हम पुश करके छोड़ दे तो कंटिन्यूअस इनफाइनाइट चलता चलता नहीं रह जाता है, क्योंकि और भी बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जैसे एयर रेजिस्टेंस, ये सब चीजें। क्लियर है? यस तो। ठीक है, तो ये चीज है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चीज को न्यूमेरिकली देखेंगे कि अगर किसी बॉल को हम भी स्पीड दे के छोड़ देते हैं तो कितने देर के बाद प्योर रोलिंग करेगा, कितना डिस्टेंस उसमें कवर करा होगा, उतने टाइम में कितना फ्रिक्शन वर्क किया होगा। यानी कि यही इसी के बेसिस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? यस सर। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। आगे आने वाले जो भी लेक्चर्स होंगे उसमें इंटरेस्टिंग आएगा। नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में फिर स्पिन बॉलिंग करना और स्विंग करना सीखेंगे, फिर साइकिल का चक्कर में लगाएंगे फ्रिक्शन, ये सब। ठीक है, उसके बाद उसके बाद वही आएगा कि इंजन के बारे में थोड़ा, स्टोक व्हील के बारे में पढ़ेंगे कि फोर व्हील क्या होता है, फोर व्हील ड्राइव, टू व्हील ड्राइव। फिर टॉपलिंग देखेंगे कि अगर कोई भी ब्लॉक चल रहा है तो चलते चलते लुढ़क कब जाता है, या फिर कार या ट्रक मोड़ पे घूमते हैं तो घूमते सीधे गिर जाते हैं, टॉपल कर जाते हैं, तो सब केसेस देखना है। ठीक है, तो इसका एडवांस में कितना परसेंट वेटेज है? एडवांस में तो इसका है अच्छा खासा, कम से कम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो रहता ही है। मैकेनिक्स का अगर मान लो तो मैकेनिक्स का पूरा मिला के इसी में रहता है, तो एडवांस में देता ही देता है। तो मैकेनिक्स का सिर्फ इसमें से देता सर? सिर्फ इसमें से नहीं, लेकिन जैसे मोस्टली चीजें इसमें आ जाती हैं तो इसलिए इस पे फोकस ज्यादा रहता है। हर साल कम से कम 2 3 4 ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं दोनों पेपर मिलाकर। ठीक है। यस।